नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक है। विश्व इतिहास के कुछ विषय। इसमें अपना पाठ चल रहा है 5वां, ठीक है ना। और यहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए हर एक फैक्ट तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं, और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को देखेंगे अपन, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कोपरनिकस क्रांति। कोपरनिकीसीय क्रांति। कोपरनिकीसीय क्रांति। ईसाइयों की यह धारणा थी कि मनुष्य पापी है। इस पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतः अलग दृष्टिकोण से आपत्ति की। ईसाइयों की यह धारणा थी कि मनुष्य पापी है। यूरोपीय विज्ञान के क्षेत्र में एक युगांतरकारी परिवर्तन मार्टिन लूथर के समकालीन कोपरनिकस। अब पूछ लेगा, बताइए कोपरनिकस किसके समकालीन था? मार्टिन लूथर के। यहाँ पर मार्टिन लूथर किसके समकालीन थे? कोपरनिकस। 1473 से 1543। 1473 से 1543 के काम से आया। ईसाइयों का यह विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के बीच में स्थिर है। यूनिवर्स के बीच में स्थिर है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह क्रिस्टिकल प्लैनेट्स घूम रहे हैं। कोपरनिकस ने यह घोषणा की कि प्रति समय सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे और वह इस बात से भयभीत थे कि उनकी इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारियों में घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है, ठीक है ना। यही कारण था कि वह अपनी पांडुलिपि दी रिवोल्यूनिवस यानी कि परिभ्रमण, दी रेवोल्यूशनिवस। मार्टिन लूथर की कृति का नाम क्या था? दी रेवोल्यूनिसस। यहाँ पर वो दे देगा दी रेवोल्यूनिसस किसकी रचनाएं है, ठीक है ना। कोपरनिकस परिभ्रमण बोलते हैं इसको। रेवोल्यूनिवस परिभ्रमण को प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। जब वे अपनी मृत्यु शैया पर पड़े थे तब उन्होंने यह पांडुलिपि अपने अनुयायी जोसिम रिटिकस को सौंप दी। जोसिम रिटिकस को सौंप दी। उनके ये है भाई कोपरनिकस का आत्मचित्र। कोपरनिकस है, कोपरनिकस। तो कोपरनिकस की पुस्तक का नाम क्या था? दी रिवोल्यूनिवस, ठीक। और अपने अनुयायी किसको सौंपी थी? जोसिम रिटिकस। और क्या विचार था? इस बात से भयभीत थे, ठीक है ना, पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों चक परिक्रमा करते हैं, ये विचार था इनका। और ईसाई वालों का विचार था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थित है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। यानी पृथ्वी बीच में और खगोलीय ग्रह इसके चारों ओर घूम रहे हैं, जबकि ये सभी कोपरनिकस का विचार था कि ये सभी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। इन विचारों को ग्रहण करने में लोगों को थोड़ा समय लगा। काफ़ी समय बाद यानी आधी शताब्दी से अधिक समय बीतने पर खगोलशास्त्री जोहानेस केपलर 1571 से 1630 तथा गैलीलियो गैलीली ठीक, इन विचारों को ग्रहण करने में लोगों को थोड़ा समय लगा। काफ़ी समय बाद यानी आधी शताब्दी से अधिक समय बीतने पर खगोलशास्त्री जोहानेस केपलर 1571 से 1630 तथा गैलीलियो गैलीली 1564 से 1642। जो जोहानस केपलर ये है 1571 से 1630, और ये है गैलीली 1564 से 1642। ये लगभग में ही है, 1642 ये बड़ा है। गैलीली ने अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया। केपलर ने अपने ग्रंथ क्रॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री यानी खगोलीय रहस्य में कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडल सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। किसने? केपलर ने। केपलर का नाम क्या था पूरा? जोहानेस केपलर 1571 से 1630। क्रॉस्मोग्राफिकल
खगोल रहस्य में कोपर्निकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार रूप में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर एलिप्सिस मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशन गति में गतिशील वस्तु के सिद्धांतों की पुष्टि की। विज्ञान के जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी प्रकाष्ठा की ऊंचाई को छू लिया। दोबारा से लेते हैं। इन विचारों को ग्रहण करने में लोगों को थोड़ा समय लगा। काफ़ी समय बाद यानी आधी शताब्दी से अधिक समय बीतने पर खगोल शास्त्री जोहानेस केपलर 1571 से 1630 तथा गैलीलियो गैलीली 1564 से 1642 यानी कि इससे पहले जन्म हुआ था 1564 और मृत्यु भी लास्ट में हुई थी 1642। जन्म भी बाद में हुआ 71 और 1630। ठीक है। गैलीली लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त किया। केपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री खगोलीय रहस्य में कोपर्निकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार क्रिस्टिकल रूप में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार है ना वृत्ताकार रूप में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार एलिप्स मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ किसने बताया था ये? वृत्ताकार रूप में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशन गति में गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की। विज्ञान के जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी प्रकाश की ऊंचाई को छू लिया। ये है भाई कोपर्निकसीय क्रांति। कोपर्निकस 1473 से 1543 और केपलर कोपर्निकस के कब से कब है? 1473 से 1543। 1473 से 1543 है 1543। फिर जोहानेस केपलर 1571 से 1630 और गैलीली 1564 से 1642। 1571 और 1564 जब 1543 इनसे पहले मृत्यु हो चुकी थी कोपर्निकस की, है ना, 1543। फिर 1571 और 1564 दे सकता है वो कि बताइए निम्नलिखित को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कोपर्निकस, फिर केपलर और फिर गैलीली। किताब आ सकती है ये कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, केपलर की किताब है खगोलीय रहस्य में कोपर्निकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार रूप में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशन गति में गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की। विज्ञान के जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी प्रकाष्ठा की ऊंचाई को छू लिया। वो पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि कोपर्निकस ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कोपर्निकस का सिद्धांत था सूर्य केंद्रित सौर मंडलीय सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिससे ये सिद्ध हुआ ना कि सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। ठीक है। और इनका कथन था वृत्ताकार रूप में नहीं जबकि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। और गैलीलियो का ग्रंथ कौन सा था? दी मोशन में गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की। विज्ञान के जगत में इस क्रांति को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी प्रकाशना की ऊंचाई को छू लिया। जब एक तो इनमें से किताब आ सकती है, यहाँ पर टाइम आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री किसकी रचना है? केपलर की। दी मोशन किसकी रचना है? गैलीलियो की। वृत्ताकार की बजाय वृत्ताकार का था कोपर्निकस का, दीर्घ वृत्ताकार इनका था केपलर और गैलीलियो। विज्ञान के जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ
अपनी प्रकाष्ठा की ऊंचाई को छू लिया। ब्रह्मांड का अध्ययन। इससे पहले अपन देख लेते हैं पीछे, है ना। ये कोपर्निकस का आत्मचित्र है। खगोलीय का अर्थ है देवी या स्वर्गीय, जबकि पार्थिव में दुनियावी गुण अंतर्निहित है। खगोलीय का अर्थ है देवी या स्वर्गीय है, जबकि पार्थिव में दुनियावी गुण अंतर्निहित है। 16वीं और 17वीं शताब्दी। 1516, 16वीं और 17वीं शताब्दी, है ना। जब 16वीं की बात आ रही है तो 15 से लेके 16 तक के बीच की बात आ रही है 16वीं, है ना। 17वीं की बात आ रही है तो 16वीं से 17 के बीच की बात आ रही है। 1516 टॉमस मोर को यूटोपिया का प्रकाशन टॉमस मोर की। मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना, ये आ सकती है 95 थीसिस किसकी रचना है। यूटोपिया किसकी रचना है। टॉमस मोर 95 मार्टिन लूथर द्वारा बाइबल का जर्मन में अनुवाद 1522। जर्मनी में किसान विद्रोह 1525। एड्रियास वेसेलियस द्वारा ऑन एटोनॉमी ग्रंथ की रचना, ऑन एटोनॉमी 1543। इंग्लैंड में आगल चर्च की स्थापना, जिसके प्रमुख राजा रानी थे 1559। गेरहार्डस मर्केटर ने पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र बनाया। गेरहार्डस मर्केटर 1569। प्रोप गेरी 13वें के द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचालन पोप ग्रेगरी 1582। विलियम हार्वे ने हृदय को रुधिर परिचरण ब्लड सर्कुलेशन से जोड़ा। विलियम हार्वे ने हृदय के रुधिर परिचरण को जोड़ा। पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना पोप ग्रेगरी यानी कि 13वें के द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन। ये पूछ सकता है वो, बताइए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन किसने किया था। वैसे नाम से पता चल रहा है, लेकिन वो ये नहीं देगा, नाम तो दे देगा वो, लेकिन वो देगा 13वां, 14वां, 15वां वगैरह वगैरह। विलियम हार्वे ने हृदय को रुधिर परिचरण ब्लड सर्कुलेशन से जोड़ा। पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना 1673 और 1683। आइजैक न्यूटन के प्रिंसिपिया मैथमेटिया का प्रकाशन। आइजैक न्यूटन की रचना है भाई ये, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। यहाँ से शानदार क्वेश्चन बन सकता है, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। आगे चलते हैं ना। सोसाइटी ऑफ जीसस 1540 में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की। न्यू टेस्टामेंट बाइबल का व्याकरण है, जिसमें ईसा मसीह का जीवन चरित्र, धर्मोपदेश और प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख है। इरेस्मस 1466 से 1536। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद। ईसा वाले दी इस्ते कसांद्रा फेदेले ने लिखा, यदि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार देती है न किसी सम्मान का आश्वासन, तथापि प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। फेदेले का कथन है और उसे ग्रहण करना चाहिए। वह उस समय की उन थोड़ी सी महिलाओं में से एक ऐसी महिला थी जिन्होंने तत्कालीन इस विचारधारा को चुनौती दी कि एक मानवतावादी विद्वान के गुण एक महिला के पास नहीं हो सकते। फेदेले का नाम यूनानी और लातिनी भाषा के विद्वानों के रूप में विख्यात था। उन्हें पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसे वाले दीस थे महिलाओं की आकांक्षाएं
मैकियावेली ये मानते थे कि सभी मनुष्य बुरे हैं। वह अपनी दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती है। और वो ये कथन दे देगा, बताइए किसका कथन है। मैकियावेली ने देखा कि इसके पीछे प्रमुख कारण है मनुष्य अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखता है। ठीक है भाई। मैकियावेली दी प्रिंस किसकी रचना है? मैकियावेली की। ये क्वेश्चन आ चुका है। दी प्रिंस 1573। काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दे तो केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचें जो वास्तव में है। मैं कह सकता हूँ कि जब भी मनुष्यों के बारे में चर्चा होती है, विशेषकर राजकुमारी के बारे में, जो जनता की नज़र में रहते हैं, तो इनमें अनेक गुण देखे जाते हैं जिनके कारण वे प्रशंसा या निंदा के योग बने हैं। उदाहरण के लिए कुछ को दानी माना जाता है और अन्य को कंजूस, कुछ लोगों को हितैषी माना जाता है तो अन्य को लोभी कहा जा सकता है, कुछ निर्दयी वगैरह वगैरह, है ना। मैकियावेली। मनुष्य की एक नई संकल्पना। दी ड्यूमा। प्रमुख मुद्रित पुस्तकें। चीन में हुई थी पहले छापेखाने की स्थापना। वास्तुकला। लियोनार्डो दा विंची। डोनाल्ड तल्लो ने सजीव मूर्ति बनाकर नई परंपरा कायम की थी 1416 में। 1386 से 1466 ये जीवन काल है इनका। डोनाल्ड तल्लो। दी पाएटा। माइकल एंजेलो ने मेरी ईसा के शरीर को धारण करते हुए दिखाया है। कलाकार और यथार्थवाद। इन व्यक्तियों के नामों की यूरोपीय बरतने ने बाद की पीढ़ियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे यूरोपीय थे। विज्ञान, दर्शन और अरबियों का योगदान। 5 से 14वीं शताब्दी मध्य युग। 5 से 9 अंधकार युग। 9 से 11 आरंभिक मध्य युग। 11 से 14 शताब्दी उत्तर मध्य युग। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। लातिन शब्द होमोनिटास, जिसे होमोनिटिज्म शब्द बना है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील तथा निबंधकार सिसरो ने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, संस्कृति के अर्थ में लिया था। वे विषय धार्मिक नहीं थे, वरन उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता है। सिसरो 106 से 43 ईसा पूर्व। पेटार्क 1304 से 1378। विश्वविद्यालय और मानवतावाद। 14वीं और 15वीं शताब्दी। नगर राज्य। इटली के नगरों का पुनरुत्थान। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ठीक। अपने टॉपिक पर चलते हैं वह। कोपरनिकस पे थे अपन। ये तो आंसर ही आ गया, कोपरनिकस ही आ गया ना। कोपरनिकस बाद में ब्रह्मांड का अध्ययन है। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशन, गति में गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की। विज्ञान के जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी पराकाष्ठा की ऊंचाई को छू लिया। अब ब्रह्मांड का अध्ययन। गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की कि बाइबल जिस स्वर्ग का मार्ग आलोकित करता है, वह एक स्वर्ग किस प्रकार चलता है उसके बारे में कुछ नहीं बताता। मार्ग आलोकित करता है, वह स्वर्ग किस प्रकार चलता है उसके बारे में कुछ नहीं बताता। इन विचारकों ने हमें बताया कि ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन एवं प्रयोगों पर आधारित है। जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज का रास्ता दिखाया, वैसे वैसे भौतिक, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग और अन्वेषण कार्य बहुत तेज़ी से पनपने लगे। इतिहासकारों ने मनुष्य
और प्रकृति के ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। परिणामस्वरूप संदेहवादियों और नास्तिकों के मन में सारी सृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में प्रकृति ईश्वर का स्थान लेने लगी। यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास को बरकरार रखा, वे भी एक दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे जो भौतिक दुनिया में जीवन की प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता था। परिणामस्वरूप संदेहवादियों और नास्तिकों के मन में सारी सृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में प्रकृति ईश्वर का स्थान लेने लगी। प्रकृति, यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास को बरकरार रखा, वे भी एक दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे जो भौतिक दुनिया में जीवन को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता था। इस प्रकार के विचारों को वैज्ञानिक संस्थाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में एक नई वैज्ञानिक संस्कृति की स्थापना हुई। 1676 में बनी पेरिस अकादमी और 1662 में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी ने लोगों की जानकारी के लिए व्याख्यानों का आयोजन किया और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रयोग करवाए। दोबारा देख लेते हैं। परिणामस्वरूप संदेहवादियों और नास्तिकों के मन में सारी सृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में प्रकृति ईश्वर का स्थान लेने लगी। यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास को बरकरार रखा, वे भी एक दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे जो भौतिक दुनिया में जीवन की प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता था। इस प्रकार के विचारों को वैज्ञानिक संस्थाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में एक नई वैज्ञानिक संस्कृति की स्थापना हुई। 1676 में बनी पेरिस अकादमी, ठीक है, और 1662 में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी ने लोगों की जानकारी के लिए व्याख्यानों का आयोजन किया। तो पहले 1662 की बात बता देता। जानकारी के लिए व्याख्यानों का आयोजन किया और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रयोग करवाए। 14वीं सदी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, देखते हैं। अब हम पुनर्जागरण की अवधारणा पर पुनर्विचार करें। क्या हम यह कह सकते हैं कि इस काल में अतीत से साफ विच्छेद हुआ और यूनानी और रोमन परंपराओं से जुड़े विचारों का पुनर्जन्म हुआ? क्या इससे पहले का काल 12वीं और 13वीं शताब्दी अंधकार का समय था? क्या हम यह कह सकते हैं कि इस काल में अतीत से साफ विच्छेद हुआ और यूनानी और रोमन परंपराओं से जुड़े विचारों का पुनर्जन्म हुआ? क्या इससे पहले का काल 12वीं और 13वीं शताब्दी अंधकार का समय था? इंग्लैंड के पीटर बर्क जैसे हाल ही के लेखकों का यह सुझाव है कि बर्कहाट के ये विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है। बर्कहाट इस काल और इसके पहले के कालों के फर्कों को कुछ बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे। इंग्लैंड के पीटर बर्क जैसे हाल ही के लेखकों का यह सुझाव है कि बर्कहाट के ये विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है। बर्कहाट इस काल और इसके पहले के कालों के फर्कों को कुछ बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे। ऐसा करने में उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द में यह अंतर्निहित है कि यूनानी और रोमन सभ्यताओं का 14वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हुआ और समकालीन विद्वानों और कलाकारों में ईसाई विश्वदृष्टि की जगह पूर्व ईसाई विश्वदृष्टि का प्रचार प्रसार किया। दोनों ही तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण थे। पिछली शताब्दियों में विद्वान यूनानी और रोमन शक्तियों संस्कृतियों से परिचित थे और लोगों के जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। यह कहना है कि पुनर्जागरण गतिशीलता, कलात्मक सृजनशीलता का काल था, सही है, और इसके विपरीत मध्यकाल अंधकार में काल था जिसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ था। जरूरत से ज़्यादा सरलीकरण है। इटली में पुनर्जागरण से जुड़े अनेक तत्व 12वीं और 13वीं शताब्दी में पाए जा सकते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया कि 9वीं शताब्दी में फ्रांस में इसी प्रकार के साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं के विचार पनपे। इटली में पुनर्जागरण से जुड़े अनेक तत्व 12वीं और 13वीं शताब्दी में पाए जा सकते हैं, सही। और कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया कि 9वीं शताब्दी में फ्रांस में इसी प्रकार के साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं के विचार पनपे। 9वीं शताब्दी में फ्रांस में इसी प्रकार के साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं के विचार पनपे। यूरोप में इस समय आए सांस्कृतिक बदलाव में रोम और यूनान की क्लासिकी सभ्यता का ही केवल हाथ नहीं था। रोमन संस्कृति के पुरातात्विक और साहित्यिक पुनरुत्थान ने भी
इस सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव आ रहे। एक मिनट। यह कहना कि पुनर्जागरण गतिशीलता और कलात्मक सृजनशीलता का काल था और इसके विपरीत मध्यकाल अंधकारमय काल था जिसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ था। जरूरत से ज़्यादा सरलीकरण है। इटली में पुनर्जागरण से जुड़े अनेक तत्व 12वीं और 13वीं शताब्दी में पाए जा सकते हैं। 12वीं और 13वीं। कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया कि 9वीं शताब्दी में फ्रांस में इसी प्रकार के साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं के विचार पनपे। यूरोप में इस समय आए सांस्कृतिक बदलाव में रोम और यूनान की क्लासिकी सभ्यता का ही केवल हाथ नहीं था। रोमन संस्कृति के पुरातात्विक और साहित्यिक पुनरुत्थान ने भी इस सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव उभारे। लेकिन एशिया में प्रौद्योगिकी और कार्यकुशलता यूनानी और रोमन लोगों की तुलना में काफ़ी विकसित थी। लेकिन एशिया में प्रौद्योगिकी और कार्यकुशलता यूनानी और रोमन लोगों की तुलना में काफ़ी विकसित थी। इसका बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में संबद्ध हो चुका था और नौ संचालन यानी नेविगेशन की नई तकनीकों विषय 8 में देखें ने लोगों के लिए पहले की तुलना में दूर दराज के क्षेत्रों की जल यात्रा को संभव बनाया। इस्लाम के विस्तार और मंगोलों की विजयों ने इनसे दोबारा देखते हैं। यूरोप में इस समय आए सांस्कृतिक बदलाव में रोम और यूनान की क्लासिकी सभ्यता का ही केवल हाथ नहीं था। रोमन संस्कृति के पुरातात्विक और साहित्यिक पुनरुत्थान ने भी इस सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव उभारे। लेकिन एशिया में प्रौद्योगिकी और कार्यकुशलता यूनानी और रोमन लोगों की तुलना में काफ़ी विकसित थी। विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में संबद्ध हो चुका था और नौ संचालन या नेविगेशन की नई तकनीकों यानी पार्ट 8 में देखिए ने लोगों के लिए पहले की तुलना में दूर दराज के क्षेत्रों की जल यात्रा को संभव बनाया। इस्लाम के विस्तार और मंगोलों की विजय ने एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका को यूरोप के साथ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यापार और कार्यकुशलता के ज्ञान को सीखने के लिए आपस में जोड़ दिया। यूरोपियों ने न केवल यूनानियों और रोमवासियों से सीखा बल्कि भारत, अरब, ईरान, मध्य एशिया और चीन से भी ज्ञान प्राप्त किया। सही है। बहुत लंबे समय तक इन रणों को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि जब इस काल का इतिहास लिखने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ तब इतिहासकारों ने इसके यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण को सामने रखा। इस काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उसमें धीरे धीरे निजी और सार्वजनिक दो अलग अलग क्षेत्र बनने लगे। जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य सरकार के कार्य क्षेत्र और औपचारिक धर्म से संबंधित था और निजी क्षेत्र में परिवार और व्यक्ति का निजी धर्म था। व्यक्ति की दो भूमिकाएं थी, निजी और सार्वजनिक। वह न केवल 3 वर्गों 3 ऑर्डर्स में से किसी एक वर्ग का सदस्य ही था बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति था। एक कलाकार किसी संघ या गिल्ड का सदस्य मात्र ही नहीं होता बल्कि वह अपने हुनर के लिए भी जाना जाता था। 18वीं शताब्दी में व्यक्ति की इस पहचान को राजनीतिक रूप से अभिव्यक्त किया गया, इस विश्वास के साथ कि प्रत्येक व्यक्ति के एक समान राजनीतिक अधिकार हैं। आगे चलते हैं। इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि भाषा के आधार पर यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों ने अपनी पहचान बनानी शुरू की। पहले आंशिक रूप से रोमन साम्राज्य द्वारा और बाद में लातिन भाषा और ईसाई धर्म द्वारा जुड़ा यूरोप अब अलग अलग राज्यों में बंटने लगा। पहले आंशिक रूप से रोमन साम्राज्य द्वारा और बाद में लातिन भाषा और ईसाई धर्म द्वारा जुड़ा यूरोप अब अलग अलग राज्यों में बंटने लगा। इन राज्यों के आंतरिक जुड़ाव का कारण समान भाषा का होना था। यह है भाई। क्वेश्चन आ रहे हैं। 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूनानी, पहले देख लेते हैं ना कुछ रहा हो तो। वैसे देख चुके हैं अपन इसको, क्वेश्चन तो आएगा इसमें से और बढ़िया पार्ट है इसमें। इसाबेला दी इस्ते, महिलाओं की आकांक्षाएं, मैकियावेली, वास्तुकला, लियोनार्डो दा विंची,
दी पाएटा माइकल एंजेलो ने। कलाकार और यथार्थवाद। इन व्यक्तियों के नामों को यूरोपीय वर्तनी ने बाद की पीढ़ियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे यूरोपीय थे। इस काल के विद्यालय लड़कों के लिए ही थे। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। फ्लोरेंस 1470 में बनाया गया एक रेखा चित्र। चौदहवीं और 15वीं शताब्दी 1300-1341 पेट्रा के रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना 1300 में। जेफरी जोसर की कैंटेबरी टेल्स का प्रकाशन 1436। ब्रुनलेसी ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का परिरूप तैयार किया 1453। कस्तूरियों ने वाइजेंटाइन शासन को ऑटोमन तुर्कों ने पराजित किया। गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइप से बाइबल का प्रकाशन किया। पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की। पुर्तगाली गणितज्ञों ने। कोलंबस अमेरिका पहुंचा कब? 1492 में। 1495 लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सपर अंतिम भोज चित्र बनाया 1495। 1495 लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सपर अंतिम भोज चित्र बनाया। माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाए। कस्तूरिया के वाइजेंटाइन शासक को ऑटोमन तुर्कों ने पराजित किया। फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना 1349। पेट्रा को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। पेट्रार्क को इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा 14वीं और 15वीं शताब्दी। कोलंबस अमेरिका पहुंचा 1492 में। द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची ने। ठीक है। नए राज्य। हमारे वेनिस के संयुक्त मंडल की संख्या के बारे में जानने पर आपको ज्ञात होगा कि नगर का संपूर्ण प्राधिकार एक ऐसी परिषद के हाथों में है जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाले संभ्रांत वर्ग के सभी पुरुषों की सदस्यता मिल जाती है। ये है भाई सिसिली, भूमध्य सागर, टिरियन सागर, सार्डिनिया, कोर्सिका, इटली के राज्य। रोम इटली में है। फ्लोरेंस एरिया, फ्लोरेंस है ना। और जूम कर ले। फ्लोरेंस, बोलोनिया, मथुआ, पादुआ, वेनिस, जेनेवा। पादुआ, वेनिस, मथुआ, बोलोनिया, फ्लोरेंस, जेनेवा। चौदहवीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा है। अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। नगर के लोग अब यह सोचने लगे थे कि वे गांव के लोगों से अधिक सभ्य है। नगर अधिक सभ्य है। नगर खासकर फ्लोरेंस, वेनिस, रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए। नगरों को राजाओं और चर्चों से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए। अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे। इसी समय मुद्रण के आविष्कार ने अनेक लोगों को, चाहे वे दूर दराज नगरों या देशों में रह रहे हो, छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी और लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी व रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे।
अब यह माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपना धर्म चुन सकता है। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया, क्योंकि वे अब सौरमंडल को समझने लगे थे। नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उलट दिया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। इस विचार के पीछे यह मान्यता रही कि यूरोप विश्व का केंद्र है। देखिए पार्ट 8, ये पार्ट है भाई, ये आ सकता है भाई। दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा 1860 में बर्कहार्ट ने इन इटली नामक पुस्तक की रचना की। बर्कहार्ट ने इसमें उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान साहित्यिक, वास्तुकला, चित्रकला की ओर आकर्षित किया और यह बताया कि 14वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। उन्होंने यह लिखा कि यह संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेने और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ है। ऐसा व्यक्ति आधुनिक था, जबकि मध्यकालीन मानव पर चर्च का नियंत्रण था। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं अब। यूटोपिया किसकी रचना है? टॉमस मोर की। 95 थीसिस किसकी रचना है? मार्टिन लूथर की। यूटोपिया, टॉमस मोर। यूटो टा से टॉमस, मार्टिन लूथर। 95 थीसिस। जर्मन में अनुवाद, लूथर ने बाइबल का किस में अनुवाद किया? जर्मन में। ऑन एंडोटॉमी ग्रंथ की रचना, एंडियास वेसेलियम। गेरेहार्डस मरेकेटर ने पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र बनाया। प्रोपगेरी 13वां। विलियम हार्वे। अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना 1673। आइजैक न्यूटन ने प्रिंसिपिया मैथमेटिका का प्रकाशन। आगे और सन उनको और देख लेते हैं एक बार, है ना। चौदहवीं और 15वीं शताब्दी। 1300 इटली के पादुआ विश्वविद्यालय मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा। पेट्रा को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना। चैप्री चांसलर की कैटेवरी टेल्स का प्रकाशन 1390। ब्रूनेलेसी ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का प्रतिरूप तैयार किया। कस्तुनतुनिया के वाइजेंटाइन शासन को ओटोमन तुर्कों ने पराजित किया। कस्तुनतुनिया के बाजेंटाइन को बोल्शेविक बोल सकते हैं। ओटोमन तुर्कों ने पराजित किया। गुटेनबर्ग के विभाज टाइप से बाइबल का प्रकाशन किया। पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की। किन्होंने? पुर्तगाली। कोलंबस अमेरिका पहुंचे। लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सफर अंतिम भोज चित्र बनाया 1495, 1492, 1495, 1484। माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाए 1512। अब चलते हैं क्वेश्चनों पे। 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूनानी और रोमन संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया? इस काल की इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला की विशेषताओं की तुलना कीजिए। इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला की विशेषताओं की तुलना कीजिए। मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतावली शहरों में क्यों हुआ? वेनिस और समकालीन फ्रांस में अच्छी सरकार के विचारों की तुलना कीजिए। मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण थे? संक्षेप में निबंध लिखिए। 17वीं शताब्दी के यूरोपियों को विश्व किस प्रकार भिन्न लगा? उसका एक सुचिंतित विवरण दीजिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।
धन्यवाद।